मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक चंदेल फ्रॉम डीएवी कॉलेज श्री गंगानगर। तो जो लास्ट टाइम हमने कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में स्टडी किया था, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसी के साथ हम देखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है दैट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या चीज़ है कि मतलब हमारे पास कोई भी सिस्टम है, उसको अगर हमें क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्या है, एक मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर हमें क्या करना है, लोकेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, मिनिमम इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। वो मिनिमम इंफॉर्मेशन ही बेसिकली क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास क्या है कि आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको उस फ्रेंड के घर पे जो है एक लेटर जो है वो सेंड करना है। तो उस फ्रेंड के घर पे जब आपको लेटर सेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करो उसका नाम क्या है, अंकित है, उसका नाम क्या है, अंकित है। ठीक है, तो और क्या चाहिए कि वो किसका सन है, सन ऑफ समथिंग। ठीक है, मान लेते एक्स कि किसी का बेटा, जिसका बेटा एक्स का बेटा है अंकित। ठीक है, अब और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो उसकी जो लोकेलिटी है वो कौन सी है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि वो कहाँ पे रह रहा है, अपने गंगानगर में रह रहा है। ठीक है, तो उसकी लोकेलिटी कहाँ पे है, गंगानगर तो क्या एक डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब उसके अंदर क्या है, वो कहाँ पे रहता है, तो अपने जैसे बोल सकते हैं कि अंकित जो है वो सन ऑफ किसका है, एक्स का है। मान लो कि वो कहाँ पे रह रहा है, पुरानी आबादी रह रहा है। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे रह रहा है, पुरानी आबादी रह रहा है। अब पुरानी आबादी भी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने कहाँ पे, वार्ड नंबर जो है मान लेते कितना है, उसका 18 है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वार्ड नंबर 18 है, लेकिन वार्ड नंबर 18 जो है वो भी बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ किसी स्ट्रीट नंबर या कोई गली नंबर या हाउस नंबर। ठीक है, तो हम उसमें क्या दे देंगे, हाउस नंबर जो है वो कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कौन सा होगा, गंगानगर। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद जो है वो आपका जो लेटर है, या आप खुद जो है उस अंकित के घर तक पहुंच सकते हैं। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन हुई आपके पास, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक तरह। तो इसी तरह का आपका कोई सिस्टम है, अगर हमें सिस्टम की क्या करनी है कि लोकेशन को चेक करना है, लोकेशन का पता लगाना है, तो हमें कुछ मिनिमम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोले तो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, यहां पे एक वर्ड आ रहा है इंडिपेंडेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट required to specify the location, या सिंपली लिख देता हूं पोजीशन। ठीक है, वर्ड लोकेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक मिनिमम, दूसरा क्या बोला, इंडिपेंडेंट। एक मिनिमम मतलब कम से कम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, और वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो कि आपके पास जैसे ये रूम है, ये रूम कैसा है, 3 डायमेंशनल, मतलब कोई चीज स्पेस में अगर मूव कर रही है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज मूव कर रही है, तो वो क्या उसके लिए स्पेस होगा। जैसे मान लो कि कोई मक्खी यहाँ पे घूम रही है, तो क्या होगा आपके पास, मक्खी की अगर मेरे को पोजीशन लोकेट करनी है, तो क्या क्या चीजें होंगी मेरे पास। देखो कि एक ये जो मक्खी है आपके पास, इसका यहाँ से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगी। जैसे ये देखो हमारे पास जैसे 3 डायमेंशनल होता है ना, 3 डायमेंशनल कोई चीज हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस, और ये देखो ये चीज क्या है, ऐसे, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल की बात करूं तो इसके 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे, x, y, z। मतलब अगर मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन का पता करना है कहाँ पे, स्पेस पर, तो मुझे x कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, मुझे y कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए, मुझे z कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। इसका मतलब जब कोई पार्टिकल आपका स्पेस में होता है, जब कोई पार्टिकल आपका कहां पे होता है, स्पेस में होता है, तो उसे 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब मैंने साथ में वर्ड जोड़ा इंडिपेंडेंट। अगर सपोज कर लो कि x में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, x में मूव कर रहा है। ठीक है, सिर्फ x में मूव कर रहा है, x में अगर मूव कर रहा है तो x के चेंज करने से आपके y और z चेंज नहीं होंगे,
वो कांस्टेंट ही रहेंगे, जो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो इसका मतलब जो x की, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका पार्टिकल है, ठीक है, अगर मान लो ऐसे मूव कर रहा है तो ये वाली और ये वाली तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, सिर्फ यही वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इंडिपेंडेंट वर्ड की मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा कि कोई पार्टिकल अगर स्पेस में मूव करता है तो उसको उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 हुआ। उसी तरह सपोज कर लो कि कोई पार्टिकल है वो कहां पे मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज कर लो कि कोई पार्टिकल, यही पार्टिकल जो है वो कहां मूव करता है, सर्कल में मूव करने लग पड़ा, तो सर्कल में क्या होगा, एक तो उसका x की मूवमेंट है, एक उसकी y की मूवमेंट, ठीक है ना, ये वाली मूवमेंट उसकी खत्म होगी, ठीक है, ये वाली मूवमेंट उसकी क्या होगी, खत्म होगी। तो अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने रह जाएंगे, x और y रह जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह अगर आपका पार्टिकल जो वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, अगर आपका पार्टिकल कहां पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मूव कर रहा है पार्टिकल आपका, ठीक है, तो इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मुझे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। तो इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन रही है, 1 बन रही है। क्लियर हुई बात, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी बन रही है, 1 बन रही है। क्लियर, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ पार्टिकल, आप एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्पेस, अगर पार्टिकल कहां पे मूव करता है, स्पेस में मूव करता है, इट हैज अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, 3 होगी। सेकंड, इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन देन इट हैज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर वो प्लेन में मूव करता है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 2 होगी। इफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर। अब देखो, अगर जैसे मैंने बोला कि स्पेस में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चाहिए, 3 चाहिए। अब मान लो कि जैसे मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि एक पार्टिकल जो है वो कहां मूव कर रहा है, स्पेस में मूव कर। अब मान लो कि वैसे 2 पार्टिकल स्पेस के अंदर मूव करते हैं, तो एक पार्टिकल के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट चाहिए थे, x y z, उसी तरह मेरे को दूसरे पार्टिकल के लिए भी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए x y z, तो टोटल कोऑर्डिनेट मुझे अब कितने चाहिए, 6 चाहिए। अगर मान लो वहां पे कितने हैं, कितने पार्टिकल हैं आपके पास, 3 पार्टिकल हैं, तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास, 9 हो जाएंगे। उसी तरह अगर पार्टिकल 4 हो गए तो कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मेरे पास, 12 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिस्टम जिसमें n पार्टिकल्स हैं और उस पर किसी तरह का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा, कंस्ट्रेंट का मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमने कोई कंडीशन अप्लाई नहीं की है, मतलब पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है। अगर कोई सिस्टम के अंदर n पार्टिकल है और वो फ्रीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं फ्री पार्टिकल्स हैं, तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3n हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट, 2 पार्टिकल के लिए 6 कोऑर्डिनेट, 3 पार्टिकल के लिए कितने 9 कोऑर्डिनेट, 4 पार्टिकल के लिए कितने 12 कोऑर्डिनेट। इसका मतलब n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स बन जाएंगे उसको 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि इफ सिस्टम हैविंग n फ्री पार्टिकल, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल का मतलब जिसके ऊपर हम किसी तरह की कोई फोर्स, कोई कंस्ट्रेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। इफ सिस्टम हैव अ n फ्री पार्टिकल देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी आपके पास, 3n हो जाएगी, वहां जहां पे n आपके पास क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी पार्टिकल लेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। तो दिस इज बेसिकली द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ नहीं है बल्कि एक मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, वो भी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जो कि किसी सिस्टम की पोजीशन को या किसी सिस्टम की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर नोट करें बच्चों आप लोग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। अभी तक हमने जो पार्टिकल्स की बात की बच्चों, वो फ्री पार्टिकल्स की बात की। किसकी पार्टिकल्स की बात की, फ्री पार्टिकल की, मतलब जिसके ऊपर हम किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट या किसी तरह का कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टिकल जो है वो फ्री है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है बल्कि इनकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो वो भी सेम ही है जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात है, ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात है। तो पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग,
जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अगर स्पेस के अंदर अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, आपके पास कितना तो 3 था, 2 है तो 6 था, 3 था तो 9 था, 4 है तो 12 होगा, n होंगे तो कितने होंगे 3n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने ये, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल था आपका फ्री पार्टिकल p x y z, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। इस पार्टिकल के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आपके पास 3। अब मैं क्या बोलता हूं कि इस पार्टिकल पर मैं एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूं। क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहा हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि इस पार्टिकल को क्या करना है, एक सर्कल के अंदर मूव करना है, एक सर्कल के अंदर मूव करना। तो सर्कल क्या है, आपके पास 2D है, 2 डायमेंशन है, मतलब एक प्लेन बन जाएगा। मतलब पहले आपका पार्टिकल फ्री था, ठीक है, 3 डायमेंशन में मूव करने के लिए, तो मुझे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ रही थी। अब आपके पार्टिकल पर हमने एक कंस्ट्रेंट लगा दी कि उसे क्या करना है कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर ही मूव करना है, ठीक है। एक हमने कंस्ट्रेंट उसके ऊपर लगा दी कि उसे एक सर्कुलर मोशन के अंदर ही मूव करना है। तो अब p के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x y z नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे x और y होंगे। अब वो ये क्या कर रहा है, इस सर्कल के बीच में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है r, जिसकी रेडियस कितनी है r। अब देखो कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल के अंदर मूव करता है तो मुझे अगर उसकी पोजीशन को डिफाइन करना है। अब सर्कल है तो उसकी रेडियस तो होगी, वो रेडियस वो बच्चों की होगी फिक्स होगी, वो रेडियस क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। तो मतलब r की वैल्यू तो उसकी फिक्स ही होगी। यहाँ पे वेरी क्या चीज करेगी, एंगल, दिस थीटा। क्या करेगी, पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो r तो सेम रहा, लेकिन एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए तो r तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन एंगल की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। पार्टिकल यहाँ पहुंच जाए तो r की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन जो एंगल है बच्चों वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरी थीटा की वैल्यू जो है वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जैसे जैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो मुझे सिर्फ अगर एक कोऑर्डिनेट कौन सा, थीटा के बारे में अगर पता चल जाए तो मैं उसकी पोजीशन क्या कर सकता हूं, लोकेट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये थीटा जो होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। ये थीटा क्या होगा, आपके पास एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ही है जो कि सिस्टम की लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमें हेल्प कर रहे हैं। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कर रहा था, वैसे ही ये चीज कर रहे हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और मैं ये बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में फर्क ये हुआ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इक्वेशंस बनेगी, जैसे वो मोशन कर रहा है तो जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स बनेंगे उतनी ज्यादा इक्वेशंस होंगी। जैसे इस पार्टिकल की कितने p x y, p की कितने कोऑर्डिनेट थे, x y z थे, 3 कोऑर्डिनेट थे, तो इसकी इक्वेशन कितनी बनती, 3 बनती। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रह गया, तो मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्या पड़ेगी, सिर्फ एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या कर देता है कि जो इक्वेशंस है उनको रिड्यूस कर देता है, जिससे हमारी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है वो क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लेके चलेंगे, कंसीडर, हम मान लेते हैं कंसीडर a system of, consider a mechanical system of n particle free from constraint। पहले हमने क्या बोला कि मेरे पास n पार्टिकल्स हैं जो कि कंस्ट्रेंट से फ्री हैं। if k constraints are imposed on the system, then degree of freedom of the system reduced to, कैसे होगी, f is equals to 3n minus k। कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 3n minus k। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर अ मैकेनिकल सिस्टम ऑफ एनी पार्टिकल फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और जोड़ लेना यहीं पर, देन इट हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिखते हो DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी उसकी, 3n हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उस पर कितनी कंस्ट्रेंट, k कंस्ट्रेंट इंपोज कर देता हूं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। वो किसके बराबर बच जाएगी, 3n minus
आप उस पर कंस्ट्रेंट लगा देंगे उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहां पर ये f जो है, वेयर f इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, इस f को ही हम क्या कहेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे। मतलब जब आपके सिस्टम पर किसी तरह की कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाई गई, तब आपके पास जो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम दे देते हैं, और जब उस पे कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर देते हैं तब हम उसे क्या नाम दे देते हैं, अपना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के या तो बराबर होंगे या तो उससे कम होंगे। यहां से देखो, अगर मैं कंस्ट्रेंट की वैल्यू को 0 कर दूं तो f की वैल्यू कितनी आएगी, 3n आएगी, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू 1 रखूं तो 3n - 1 कुछ कम होगा। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होंगे या तो उससे क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो वेयर f इज द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, which is the इसको नोट डाउन कर लो, मिटाता हूं फिर इसको, which is the, ऊपर से मिटा रहा हूं, which is the, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी as it is, जैसे कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम की लिखी है, बस नोटेशन अलग है। ठीक है, तो क्या लिखा, where f is called a generalized coordinate, ठीक है, which is the number of which is minimum number of independent coordinate required to specify the configuration and motion of the system। ठीक है, तो ये भी क्या सेम डेफिनेशन ही है कि आपके पास क्या है, वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कौन सी स्टेट में, किस तरह की स्टेट में किस तरह का मोशन कर रहा है, उसको डिफाइन करने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली देखो, Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन, कौन सा ले लिया मैंने, QF ले लिया। अब QF जो है उससे आप उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, और हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जैसे QI से भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, जहां पे I की वैल्यू 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगी, F तक जाएगी। ठीक है ना, जितने कोऑर्डिनेट होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज कर जाएगी। तो हम बच्चों इसको इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और आपके जो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं उसको हम, या जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी प्लेन की, XY प्लेन की बात की थी, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, XY प्लेन को क्या है, जनरलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। पहले तो हम क्या बोल रहे हैं कि द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको देखो, पहले आपके पास क्या है, इस तरह से, जैसे अभी मैंने क्या लिया था, एक फ्री पार्टिकल लिया था। ठीक है, फ्री पार्टिकल आपके पास ये था x, y और z, इसके कोऑर्डिनेट कितने थे, 3 थे। अब मैंने क्या कंडीशन लगा दी थी कि ये एक क्या करेगा, प्लेन के अंदर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x और y होंगे। अब हमने क्या बोला कि इसका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, थीटा होगा, क्योंकि अगर मुझे थीटा पता लग जाए तो मैं इसकी पोजीशन क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या है, ये r, तो अगर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, y, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर बात करूं तो मेरे पास x की वैल्यू बच्चों को किसमें हो जाएगी, x इक्वल टू किसके बराबर होगा, r cos थीटा। ठीक है, y किसके बराबर होगा, r sin थीटा, पता ही आपको। ठीक है ना, x की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो x अपॉन में r किसके बराबर बन जाएगा, आपके पास cos थीटा के बराबर। उसी तरह आपके पास y अपॉन में r किसके बराबर बन जाएगा, आपके पास sin थीटा के बराबर। तो यहां से x और y की वैल्यू, तो देखो x कोऑर्डिनेट को मैंने किसमें कन्वर्ट किया, थीटा की फॉर्म में, y कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट किया, थीटा की फॉर्म में। उसी तरह मैं क्या कर सकता हूं, थीटा को कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, आपके x एंड y की फॉर्म में। मतलब अभी इनको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मैंने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, उसी तरह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को मैं किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं, कैसे डिवाइड करूं, y अपॉन में x करके ना, तो y अपॉन में अगर x करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता, r से r कैंसिल, तो tan थीटा बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, tan इनवर्स y अपॉन में x।
तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं कि द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यहां से अपने क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से अपने क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है बच्चों, ठीक है, कैन बी कन्वर्ट और कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of generalized coordinate, ठीक है, in terms of generalized coordinate and time भी बच्चों आएगा किस टाइम पर, क्योंकि देखो थीटा की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, तो टाइम का भी कोऑर्डिनेट आपके पास साथ में आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं r i किसके बराबर, r i q i into t, या इसको ऐसे लिख देता हूं एक बार, जैसे 1 q2 q3, ठीक है, और साथ में कितना qf into t आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या r i, और इसको क्या लिख सकता हूँ qi into t, ठीक है, i की वैल्यू 1 2 3 4 f तक वेरी करेगी, और t उसका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसी तरह जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, शुरुआत में मेरे पास कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थे, जब पार्टिकल आपका फ्रीली मूव कर रहा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी उसकी, 3 थी जब वो फ्रीली मूव कर रहा था। अब कंडीशन क्या लगाई कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है, तो उसके पास एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब देखो वो कैसे आ रहा है, आपके पास एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा है, देखो मेरे पास क्या है, इक्वेशन क्या होती है, f की इक्वेशन कितनी होती है, 3n - k, ठीक है, तो पार्टिकल तो आपका एक ही है, ठीक है, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास, क्या आ गया आपका n की वैल्यू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले पार्टिकल x में भी जा रहा था, y में भी जा रहा था, और z में भी जा रहा था आपके पास। अब देखो उसको क्या बोला गया, x और y में उसमें जाना है, किसमें जाना है उसने, x और y में ही उसने क्या करना है, मूव करना है, और दूसरा क्या बोला कि वो सर्कुलर मोशन में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो दो तरह की कंस्ट्रेंट लगेंगी, एक क्या z की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी, z में वो जाएगा नहीं, और r जो है आपका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, r जो है वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करनी पड़ेगी। इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2 होगी, तो कंस्ट्रेंट कितने लगे, उस पर 2 लगे, ठीक है, तो f की वैल्यू कितनी आएगी, f 3 × 1 - 2, तो 3 - 2 कितना होगा, 1, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने, 1, वही हमने बोला थीटा, एक ही इसके पास क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा, एक इसके पास क्या होगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, इसको नोट करें, मिटा रहा हूं मैं, चलिए। उसके बाद जैसे मैंने भी बोला, इसको कन्वर्ट करके तो आप ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आपका पार्टिकल जो है इसमें मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को से x y है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उसके पास क्या थीटा है, और उसके पास ये वैल्यूज है, ठीक है। अब उसी तरह एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जिससे आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है वो क्लियर हो जाए, डिफरेंस दोनों के बीच में। एक पॉइंट याद रखेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगी या तो उससे कम होगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का मतलब यूज करने का ये बेनिफिट, हमें ये एडवांटेज ये है कि हमारी जो इक्वेशंस और मोशंस है वो कम हो जाती है, तो मैथमेटिकली हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सपोज करो 3 पार्टिकल हैं, 1 2 3 पार्टिकल, ठीक है, तीनों क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब इस पर कंस्ट्रेंट क्या लगा दी, ये और ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब पहले पार्टिकल कहीं भी जा रहे, 3 पार्टिकल यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, कहीं भी जा रहा था, तो उनके बीच का डिस्टेंस वेरी कर रहा था। अब क्या कंडीशन लगा दी कि ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, जिसका मतलब ये इसके ऊपर क्या लगी, कांस्टेंट लगी, ठीक है। तो अब मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 3n - k, n कितने हैं यहाँ पे, 3 है, k कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे ना, 1 2 3 कंस्ट्रेंट लग गई, इसका मतलब f की वैल्यू अब आपके पास कितनी आ गई, 3 × 3 - 3, तो 9 - 3 किसके बराबर, 6 के बराबर। तो इसका मतलब इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मेरे पास 6 होंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने थे, 9 थे, तो इक्वेशंस कम हुई ना, तो ये हमें फायदा मिल रहा है इस चीज का, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है मोशन ऑफ पेंडुलम, ठीक है, मोशन ऑफ पेंडुलम, आपको ये वाला क्वेश्चन जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है एक नंबर की फॉर्म में आ सकता है ना, तो एग्जांपल्स बता रहा हूं, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे जितनी भी चीजें करेंगे उसमें क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बेसिकली है क्या है, ठीक है। अब जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो पेंडुलम का मोशन कैसा है, आपके पास
जैसे ये यहाँ पे क्या है वो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका इस तरह से मूव करता है ना, इसी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये क्या है, एल है, ठीक है, ये क्या है एल। अगर मान लो कि आपका बॉब यहाँ पे पहुंच गया तो एल की वैल्यू क्या चेंज होगी, नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंस्ट्रेंट लग सकते हैं। कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या होगा, देखो पार्टिकल एफ की वैल्यू निकालनी 3n - k, तो n की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि पार्टिकल तो एक ही है। दूसरा अब देखो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक तो l तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये रोड कैसी होगी, रिजिड रोड है, तो l की वैल्यू तो चेंज नहीं करेगी। तो a कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं कंस्ट्रेंट की बात करूं, कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो एक क्या होगा, l कांस्टेंट, l की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। अब देखो ये पेंडुलम जो है वो ऐसे मूव करता है ना, ऐसे करके मूव कर रहा है, तो ये एक x एक्सिस में मूव कर रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो y एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मोशन है इसका प्लेन के अंदर है, तो अगेन इसमें z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है। k की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, ठीक है। k की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितने लगे, 2 कंस्ट्रेंट लगे। इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं 3 × 1 - 2 तो कितना हो गया आपके पास 1। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1। जाहिर सी बात है कि थीटा है जो कि इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, जो कि वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे पहुंच जाओगे तो थीटा की वैल्यू चेंज करेगी, यहाँ पे चले जाओगे तो थीटा की वैल्यू चेंज करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो थीटा, अगर थीटा मुझे पता लग जाए तो मैं इस पेंडुलम की लोकेशन पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी क्या है लोकेशन का पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास क्या डबल पेंडुलम है, ठीक है। डबल पेंडुलम का मतलब क्या होगा कि इसमें 2 पेंडुलम लगे, ठीक है। अब ये एक L1 है बच्चों, ये मान लो ये L2 है, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें देखो मोशन तो उसका वैसा का वैसा ही रहा, x y वाला, ठीक है। तो इसका x y, इसका भी x y, इसमें भी z0, इसमें भी z0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो L1 कांस्टेंट रहेगी, एक आपका L2 कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक Z1 0 होगा, एक यहाँ पे Z2 = 0 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने अगर आपने 3n - k, तो n कितने हैं मेरे पास, अब 2 हैं, ठीक है। और कंस्ट्रेंट कितनी लगी, 4 लग रही, तो 6 - 4 = 2 हो गया। इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने 2 क्यों। अब देखो ना ये वाला आपके पास यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे, तो ये एक ये आपके पास थीटा और एक ये थीटा, ठीक है ना। तो एक ये थीटा, इसको यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से एक ये थीटा। तो इसका मतलब एक थीटा 2 ले लो और एक थीटा 1 ले लो। तो एक थीटा 1 इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट, एक थीटा 2 इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, बस अगर हम किसी मोशन पर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं, देखो ना हर एक चीज जो है एक से दूसरे से लिंक कर रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या था कि किसी तरह का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तब उसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाते हैं। अगर उसी सिस्टम पर मैं कोई कंस्ट्रेंट लगा देता हूं तब मेरे पास क्या होते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाते हैं, या तो उसके बराबर रहेंगे या तो उससे कम हो जाएंगे। जनरली कम हो गया अगर कंस्ट्रेंट लगाएंगे तो क्या होगा, उन कोऑर्डिनेट्स को फिर हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का टॉपिक, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।